आ गए हैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मान के चलिए कि आज मैं जो ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में रहेंगे जो कि यहाँ से रहेंगे ही रहेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन तय है रहना, इसलिए आप वीडियो को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पूरा वीडियो को देख के जाएंगे तो आपका 4 से 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे, और बिल्कुल उतना बेहतर करेंगे जितना बेहतर कोई नहीं किया होगा। अगर चाहते हैं कि 70 में 70 आपका आ जाए तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक ऑब्जेक्टिव देखिए और समझिए, ताकि इससे सब्जेक्टिव भी क्लियर होंगे और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होंगे। ताकि हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देख कर ही जाइएगा। आप पूरा वीडियो वॉच नहीं करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा और आप बेहतर नहीं करेंगे। अगर बेहतर करना चाहते हैं तो ठान लीजिए कि पूरा वीडियो देख के ही जाना है, बिल्कुल भागना नहीं है। आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। देखिए, हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि लीडिंग कोशिकाएं निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। लीडिंग कोशिकाएं जो है कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, जिसमें से पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन है, दूसरा एस्ट्रोजन है, तीसरा है पुंजन या एंड्रोजन है, और सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? पुंजन, जिसको हम लोग एंड्रोजन भी बोलते हैं। पुंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडिंग कोशिका कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो पुंजन हार्मोन स्रावित करती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होता है। तो शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को क्या देता है? एटीपी, मतलब ऊर्जा देता है। और इस ऊर्जा के सहारे शुक्राणु क्या करता है? गति करता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ऊर्जा लेके गति करने में क्या करते हैं? मदद। शुक्राणु गति कर पाते हैं ऊर्जा से। तो याद रखेंगे, ये कहाँ होता है? मध्य भाग में होता है। बिल्कुल भूलना नहीं है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? युग्मक। मानो कि युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 23, दूसरा है 46, तीसरा है 22 और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर जो है 23 है। मैं इसके बारे में चर्चा कर दूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ढेर आते हैं। पूछ देगा अगर कि मानव में गुणसूत्र कितना होता है। अगर मानव में सिर्फ नाम रखा है कि मानव में गुणसूत्र संख्या कितना होता है, तो 46, और जोड़ा में पूछेगा तो 23। याद रख लेना, अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा, अगर ऐसे पूछेगा तो 46। ये मानव में गुणसूत्र हो गया। वही दे दे कि मानव में युग्मक में गुणसूत्र संख्या कितना होता है। मानव में युग्मक में दे तो आप लोग को याद रखना है, युग्मक में कितना होता है? 23 होता है। और युग्मक कौन कौन होते हैं? कि तो अंडाणु हो जाएगा, और नहीं तो शुक्राणु। पूछ दे कि अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 23 लगाना है। या पूछ दे शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 23 होती है। बिल्कुल नहीं भूलना है। युग्मक नाम आ जाए तो आप लोग को कितना लगाना है? 23 लगाना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कार्पस ल्यूटियम द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा है पुंजन, तीसरा है एस्ट्रोजन और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। इसका राइट आंसर क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्पस ल्यूटियम द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन। एग्जाम में कई बार दफा पूछा गया है, याद रखना ही है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? तो शुक्राणु का निर्माण पहला ऑप्शन है वृषण, दूसरा अंडाशय, तीसरा है योनि, चौथा है सभी। तब शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? वृषण में होता है। ये भूलने वाली बात ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है वृषण, दूसरा अंडाशय, योनि, सभी। तो आप लोग को राइट आंसर याद रखना है, अंडाशय में होता है। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। बिल्कुल भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, या युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया? पहला है युग्मक जनन, दूसरा है शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, सभी। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, इसका राइट आंसर है युग्मक जनन कहलाता है। बिल्कुल भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि स्त्रियों में आवर्त चक्र कितने उम्र में बंद हो जाता है? कितने साल की उम्र में बंद हो जाता है? तो पहला है 40, दूसरा है 45, 50, 45 से 50। तो राइट आंसर इसका 45 से 50 ही होने वाला है। बिल्कुल भूलना नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले हैं कि वृषण की लंबाई कितना होता है? तो भूलना नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है 4 से 5 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर। अगला दिया है सभी। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है 4 से 5 सेंटीमीटर होने वाला है। भूलना बिल्कुल नहीं है। यहीं से मैं एक और बताता हूँ। अगर चौड़ाई की बात करता कि वृषण की चौड़ाई कितना होता है, तो हो जाता 2 से 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। और लंबाई पूछा है तो 4 से 5 सेंटीमीटर। ये भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है? गलत है।
आप इसको गलत काट लेंगे। इसका आंसर होगा फैलोपियन नलिका। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका में होती है। कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका आप लिख लेंगे कि मानव में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? तो फैलोपियन नलिका में संपन्न होता है। बिल्कुल भूलना नहीं है कि फैलोपियन नलिका में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसको डिम्ब वाहिनी नलिका भी बोलते हैं। बिल्कुल याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अपरा द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो HCG पहला ऑप्शन है, दूसरा HPL है, प्रोजेस्टेरॉन है, सभी है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, इसका राइट आंसर है सभी। मतलब अपरा द्वारा सभी हार्मोन निकलते हैं। एक और मैं आप लोगों को यहीं पे बता दूं कि HCG ऐसा हार्मोन है, ये तभी निकलता है जब कोई माता गर्भधारण होती हैं। अगर कोई माता गर्भधारण है ना, उस स्थिति में एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है HCG। आप लोगों को मार्केट में आता है ना प्रेगनेंसी किट, उस प्रेगनेंसी किट से जो महिला जो होती हैं उनका गर्भधारण जांच किया जाता है कि गर्भधारण है कि नहीं। तो उसमें क्या, वो मूत्र लेके प्रेगनेंसी किट से जो जांच किया जाता है तो उसमें क्या देखा जाता है? HCG हार्मोन देखा जाता है। अगर HCG हार्मोन उस प्रेगनेंसी किट में दिखा रहा है, इसका मतलब वो माता गर्भधारण है। और HCG नहीं दिखा रहा है, मतलब वो गर्भधारण नहीं है। तो ये निकलता है किससे? प्लासेंटा से। और प्लासेंटा तभी बनेगा जब कोई माता गर्भधारण होंगी। तो बिल्कुल याद रखने वाली बात है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला दे रखा है सगर्भता के उत्तराधिकार की अवधि में अंडाशय द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? तो याद रखना है, पहला HCG, HPL, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन। तो रिलैक्सिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो कि निकलता है किससे? अंडाशय से। और ये तभी निकलेगा जब माता कोई गर्भधारण होंगी, अन्यथा ऐसे निकलने वाला नहीं हार्मोन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भ्रूण को ऑक्सीजन देता है, पोषण देता है और CO2 बाहर निकलता है, उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलता है, उसका काम है प्लासेंटा का काम। ये राइट आंसर है। ये बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत बार पूछा गया है। अगला वृषण कोश में कितनी वृषण पालिका होती है? पहला ऑप्शन है 100, 250, 350, 200। तो कितना है? 250 है। याद रखना है कि वृषण पालिका कितनी होती है? 250। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से कितना कम रहता है? पहला ऑप्शन है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, मैं बता दूं, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर के तापमान से वृषण कोश का तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। अब ये कम रह के होता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। ये कम रहने का तापमान, ध्यान सुनिएगा, ये कम रहता है जिसके कारण शुक्राणु मरते नहीं हैं। अगर हमारे शरीर का जितना टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर अगर वृषण कोश की हो जाए ना, तो शुक्राणु क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो इसीलिए वो शुक्राणु मरे नहीं, इसीलिए क्या किया जाता है? उसका वृषण कोश का तापमान कम रहता है। इसीलिए बताया जाता है कि कभी भी हल्का पैंट पहनना चाहिए, ऐसा पैंट नहीं पहनना चाहिए जो कि गर्म रह रहा है खूब, जिससे शुक्राणु मर जाए। समझ रहे ना? इसीलिए हमेशा जीन्स पहन के नहीं रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्त्री में आवर्त चक्र कितने दिन का होता है? पहला ऑप्शन 28 से 29 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 20 दिन। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 28 से 29 दिन। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक रज्जु धर्म से दूसरे रज्जु धर्म की घटना क्या कहलाती है? आवर्त चक्र। ये बिल्कुल याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए जा रहे हैं सब एग्जाम वाले हैं, एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम ऋतुस्राव, अगला क्या दे रखा है? प्रथम ऋतुस्राव रज्जु धर्म की शुरुआत यौनारंभ पर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रज्जु दर्शन। बिल्कुल नहीं भूलना है। प्रथम ऋतुस्राव या रज्जु धर्म की शुरुआत के यौनारंभ रज्जु दर्शन कहते हैं, बिल्कुल याद रखना ही है। अगला, तृतीय पुटक में भरी तरल गुहा को क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं, या पुटक कहते हैं, या रजोनोविरिति कहते हैं, यह सभी कहते हैं। तो इसका जो राइट होने वाला है, तृतीय पुटक में जो तरल भरा रहता है उसको एंट्रम कहते हैं। बिल्कुल भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? मरूला कहलाता है। बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मादा मानव में अंडाशय से अंड निकलने की प्रक्रिया क्या है? रोपण, गर्भधारण, अंडोत्सर्ग, प्रसव।
तो इसका जो राइट होने वाला है आंसर, अंडाशय से जो अंडाणु निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग बोलते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेडिंग कोशिका पाई जाती है यकृत में, वृषण में, वृक्क में, आंत में। तो किस में पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है। याद रख लेना है कि लीडिंग कोशिका किस में पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है। पहला FSH या LH, ADH, TSH, ACTH। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर क्या है, FSH या LH। यही है जो अंड उत्सर्ग को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानव मादा में गर्भकाल कितने दिन की होती है, 30 दिन, 90 दिन, 9 माह, 7 माह। तो गर्भकाल की अवधि कितनी होती है, 9 माह की होती है। बिल्कुल भूलना नहीं है। ये सारे क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। अगला है गेमीट निर्माण को क्या कहते हैं, गेमीटोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, मियोसाइट और सभी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है गेमीटोजेनेसिस है। मतलब गेमीट बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गेमीटोजेनेसिस बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन कोशिका बोलते हैं। ये याद कर लेना है कि उसको क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन कोशिका बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, भ्रूण की 16 कोशिका अवस्था वालों को क्या कहते हैं हम लोग, मोरूला बोलते हैं। बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल, ये तो भूलने वाली बात ही नहीं है। अगला, एक्रोसोम निम्न में से किस में होता है, एक्रोसोम देख रहे हैं, एक्रोसोम निम्न में से किस में होता है, ब्लास्टोसिस में होता है, मानव शुक्राणु के सिर पर होता है, अंडाशय में होता है, सभी में होता है। तो मानव शुक्राणु के सिर पर एक्रोसोम होता है। मतलब जो शुक्राणु होता है उसके मध्य में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके सिर पर क्या होता है, एक्रोसोम होता है, जो कि अंडाणु के जोना पेलुसिडा कवर को फाड़ते हुए अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गर्भाशय किससे संबंधित है, नर जनन तंत्र, पादप जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र से है। बिल्कुल भूलने वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य, युग्मनज। तो क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं। बिल्कुल याद रखने वाली बात है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि युग्मनज होता है कैसा, द्विगुणित होता है, अगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, सभी होता है। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है ये होता है द्विगुणित। युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से किसे प्रसव हार्मोन कहा गया है, ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है जिसे प्रसव हार्मोन कहा गया है, क्योंकि जब 9 मंथ पूज जाता है जी, तो उस समय क्या होता है, एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। वो गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है और संकुचन होने से ही गर्भ बाहर निकल आता है और प्रसव की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। प्रसव किसे कहते हैं, मतलब जो गर्भ में बच्चा पल रहे ना जी, 9 मंथ पूजने के बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन जाता है और क्या उसमें उत्पन्न करता है, संकुचन, जिसके कारण गर्भ बाहर निकल आता है और बच्चे की जन्म हो जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रसव। और उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। बिल्कुल भूलना नहीं है। अगला ये डायरेक्ट याद रखना है, भ्रूण में कब क्या बनता है, तो पहले माह में क्या बन जाता है, हृदय बन जाता है, और दूसरे माह के अंत तक क्या बन जाता है, पाद और अंगुलियां बन जाता है। बिल्कुल नहीं भूलना है। और तीसरे माह के अंत तक क्या बन जाता है, सभी अंतर, मतलब शरीर के सभी अंग तंत्र बन जाते हैं। और 5वां माह में शुरुआते में गर्भ की पहली गतिशीलता, मतलब क्या, लड़का पेट में चलना शुरू होता है और सिर पर बाल आ जाते हैं। ये 5वें महीने में होता है। बिल्कुल एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। और 24वें सप्ताह के अंत तक, मतलब क्या, 6वें महीने के अंत तक पूरे शरीर पर क्या आ जाते हैं, कोमल बाल आ जाते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है बाबू, एकदम इम्पोर्टेंट है। अगला, इसमें कौन में किस में क्या होता है, तो स्त्री जनन तंत्र में क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक जोड़ी अंडवाहिनी नलिका होता है, एक गर्भाशय होता है जिसको हम बुम्ब भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बच्चादानी या बुम्ब बोलते हैं गर्भाशय को। अगला है, एक गर्भाशय ग्रीविया होता है, एक योनि होता है। मैं जो बोला हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से याद कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे VVI क्वेश्चन है। ऐसे आप लोग को क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ठीक है। तब तक ले मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग पूरा इसको नोट डाउन कर लेंगे या बार बार देखेंगे तो आप लोग को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। समझ रहे नहीं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, एक भी ऐसा फालतू क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरह
तरह से लिख लेंगे और याद करेंगे तो आप लोगों को सही पूर्वक सब क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।